नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे 10 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें बाल विकास के पेपर 1 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क प्लास्टिसिटी की अवधारणा सुझाती है। एक अवधारणा है मस्तिष्क प्लास्टिसिटी, वह क्या है? तो बचपन और किशोरावस्था की पूरी अवधि संज्ञानात्मक विकास की एक संवेदनशील अवधि है। बी, सभी व्यक्तियों में विकास समान दर से होता है, गलत, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। सी, केवल अनुवंशिकता, मैंने आपको बताया था यदि केवल ऑप्शन में लगे तो वह हमारा आंसर नहीं होगा। और डी, एक डोमेन में विकास दूसरे डोमेन में विकास को प्रभावित नहीं करता, यह भी गलत है। विकास हर क्षेत्र में प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, किसी व्यक्ति की अनुवांशिकता से संबंधित कारक और पर्यावरणीय संदर्भ से प्राप्त स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का विकास को आकार देने के लिए जटिल तरीके से बातचीत करते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, एक बच्चा सामाजिकरण का प्रारंभिक पाठ कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसका आंसर होगा माता पिता। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं? मतलब प्रतीकों का उपयोग करना कब प्रारंभ कर देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि दूसरी अवस्था रहती, पहली रहती है सेंसरोमीटर, जिसमें संवेदीगामक भी कहते हैं, संवेदी अंक का प्रयोग करता है बच्चा। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक, फिर होती है ठोस संक्रियात्मक और चौथी होती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक। अगला है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की संगठित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न पूछा जाता है, जो ज्ञान की संरचना रहती है उनके संगठन को क्या कहा जाता है? तो जीन पियाजे ने उसको स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। अगला है, अधिगम में समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या कहा जाए जो भाषा का सामाजिक संपर्क का सिद्धांत, तो हमारा ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला है, सोचने की प्रक्रिया का वर्णन करते समय लेव वाइगोत्स्की ने खालिस्तान के महत्व पर स्पष्ट रूप से जोर दिया है। तो संस्कृति, इसका महत्वपूर्ण जो सामाजिक संस्कृति या समाज का जो महत्वपूर्ण उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका महत्व दिया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों और वयस्कों के बीच नैतिक तर्क का वर्णन करने के लिए विकास के चरण, विकास का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने दिया था। हार्वर्ड गार्टनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और लेव वाइगोत्स्की ने भाषा का सिद्धांत दिया था, जिसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका बताई हुई है। अगला है हमारा अभिकथन, एक शिक्षक को कक्षा में शिक्षण, अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधनों की एक श्रृंखला प्रदान करनी चाहिए और छात्रों को उनको पता लगाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, यह हमारा सही है। कारण दिया है, छात्र अनुकूलन कक्षा वातावरण में ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है हमारा इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसे हम IQ भी बोलते हैं और हिंदी में बुद्धि लब्धि बोलते हैं। इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछने को मिल जाते हैं और कुछ परीक्षण भी किए गए हैं। और बुद्धि लब्धि से संबंधित कई सिद्धांत जिनको आपको याद करके जाना है, मैं आपको एक वीडियो में डाल दूंगा, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें पूछा है, परीक्षणों का अक्सर आलोचना क्यों की जाती है? तो इसका आंसर है पक्षपाती मानदंड, क्योंकि जो बुद्धि लब्धि के जितने भी परीक्षण किए गए हैं उन्होंने अपने अनुसार जो मानदंड लिए हैं उनके हिसाब से उनका परीक्षण किया है, तो इसकी आलोचना इसी के हिसाब से की जाती है। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सोचने में बाधा डालती है, गलत। सोचने में हमारी सहायता कौन करती है? भाषा करती है, भाषा नहीं होगी तो हम सोच नहीं पाएंगे। अगला है हमारा, लड़कियों के लिए गृह विज्ञान और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा। हमने अभी तक जितने भी सेट किए हैं उनमें यह संबंधित प्रश्न हमें हर सेट में मिलना है, लैंगिक रूढ़िवादिता से संबंधित, इसका एक प्रश्न आएगा ही। अगला है हमारा, कक्षा में विविधता शिक्षण से सीखने की प्रक्रिया के लिए एक, कक्षा में जो विविधता होती है, विविधता मतलब कई बुद्धि स्तर के बालक, कई सामाजिक संस्कृति से आने वाले बालक, तो यह हमारे लिए क्या रहेगी? एक संसाधन रहेगा, ना कि समस्या। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन छात्रों के लिए सीखने के रूप में मूल्यांकन हो जाएगा? तो सत्र के अंत में शिक्षक द्वारा किया हुआ मूल्यांकन ये हो जाएगा सीखने का मूल्यांकन, जो आपने सीखा है उसका सत्र के अंत में मूल्यांकन हो गया। सत्र से पहले विशेष शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, छात्रों द्वारा मूल्यांकन, ये इसका आंसर हो जाएगा सीखने के लिए किया गया मूल्यांकन हो जाएगा। अगला है हमारा अभिकथन, एक शिक्षक को एक नई अवधारणा के बारे में सीखते समय छात्रों को प्रश्नों को संशोधित करने और संदेह को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यह बिल्कुल सही बात है। अगला, प्रश्न उठाने से जो कारण दिया हुआ है क्या है? प्रश्न उठाने से आलोचनात्मक सोच के विकास में रुकावट पैदा होती है, गलत। तो हमारा ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगला है, वंचित समूह से संबंधित छात्रों के सबल समावेशन के लिए, समावेशन मतलब जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, सभी समूहों से आए हुए बच्चे एक ही क्लास में अध्ययन कर सकें, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? वंचित समूह से संबंधित छात्रों के सबल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से किससे बाधा उत्पन्न होने की संभावना है? सांस्कृतिक धार्मिक विविधता का उत्सव, नहीं। अपने सामाजिक समूहों से रोल मॉडल की स्वीकृति, नहीं। विभिन्न प्रथाओं में अंतर को उजागर करना, उनके बीच पदानुक्रम बनाना, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, अधिगम में कठिनाई वाले छात्र, शैक्षणिक विशेषताओं में सभी
एक जैसे हैं? नहीं। को एक विशेष स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि अभी एक अवधारणा है समावेशी अवधारणा, जिनमें सभी को एक साथ पढ़ाने की बात करती है सरकार। सदैव अति सक्रिय होते? नहीं। यदि अधिगम में उसको कठिनाई हो रही है तो सक्रिय कैसे रहेगा? कि शैक्षणिक शक्तियों और चुनौतियों में भिन्नता होने की संभावना है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, कम दृष्टि वाले छात्रों के सफल समावेशन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण हो, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये ADHD एक ऑर्डर है, इससे संबंधित एक प्रश्न बन जाता है। अक्सर इसमें इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ADHD अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, आप उसको याद रखें। वाले छात्रों में निम्नलिखित में कौन सी संभावना है? तो इसका आंसर है आवेग का लगातार पैटर्न होना। अगला है, प्रतिभाशाली छात्रों की जरूरत को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी होने की संभावना है? सूचना को समझने के लिए अतिरिक्त समय देना। प्रतिभाशाली छात्र तो उसको अतिरिक्त समय की तो आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। सरल और आसान प्रश्न निर्दिष्ट करना, गलत। 100 आरंभ किए गए उच्च क्रम के सोच कार्यों का विकल्प देना, 100 आरंभ किए गए उच्च क्रम के सोच कार्यों का विकल्प देना, सही हो जाएगा। अगला है, बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना जैसी गैर जन्मजात शिक्षाएं प्राप्त करना कुछ प्रकार के स्पष्ट निर्देश और आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। बी, किसी प्रकार के स्पष्ट निर्देशन या प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, गलत। स्पष्ट निर्देशन की आवश्यकता लेकिन किसी प्रकार की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, गलत। कोई भी कार्य सीखने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता तो रहेगी ही। डी, किसी भी स्रोत से स्पष्ट निर्देश की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, गलत। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला है, छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं केवल पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से, यदि विकल्प में केवल रहेगा तो वह हमारा आंसर नहीं रहेगा। केवल शिक्षक के शब्दों को दोहराने से, गलत। अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षा शास्त्र जो प्रमुख रूप से खालिस्तान है, छात्रों को खालिस्तान ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षा शास्त्र जो हमेशा, इसका आंसर रहेगा हमारा बाल केंद्रित है। और निर्माण, छात्रों को निर्माण ज्ञान, निर्माण मतलब ऐसा ज्ञान जिससे छात्र कुछ अच्छा निर्माण कर सके, कंस्ट्रक्टिव बना सके। ऐसा नहीं कि आपने शिक्षा शास्त्र तो बाल केंद्रित हो गया लेकिन आपने शिक्षा दे दी उनको बम बनाने की, मतलब डिस्ट्रक्शन की, तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित और निर्माण। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी में बाधा बनता है? तो बाधा कौन बनेगा? जो नकारात्मक कथन रहेगा। विद्यार्थी के जीवन से संबंधित कार्य? नहीं। विद्यार्थी की रुचि के आधार पर कार्य है, कभी बाधा नहीं बनेंगे। कार्य जो विद्यार्थी के लिए बहुत आसान है और विद्यार्थी की राय को महत्व देने वाला कार्य, तो इसमें सेलेक्ट करने में थोड़ी समस्या है, लेकिन इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो बहुत आसान रहते हैं उसमें कार्य करने में बच्चा रुचि नहीं लेता है। अक्सर आप भी देखा होगा, स्वयं जब विद्यार्थी रहे होंगे, आपको हद से ज़्यादा आसान कार्य दे दिया जाए तो आप उसमें अपनी रुचि नहीं लेते, तो ये बाधा बन जाता है। अधिगम होना चाहिए सार्थक और प्रासंगिक। अगला है, जबकि समस्या समाधान की प्रक्रिया में बहुत कुछ आगे पीछे होता है, फिर भी आमतौर पर समस्या समाधान की प्रक्रिया में पहला कदम होता है। तो भाई समस्या समाधान हम कब करेंगे? जब हमें पहले समस्या का ज्ञान तो हो, जब तो हम समस्या समाधान करेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारा समस्या की पहचान करना। अगला है, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पहले ही बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में सामने आने वाली वस्तुओं और घटनाओं सहित अपने परिवेश के बारे में काफ़ी समृद्ध समझ विकसित कर लेते हैं। एक शिक्षक को चाहिए, क्या होता है जब बच्चे स्कूल में आते हैं, एडमिशन लेने के पूर्व भी बहुत सी चीज़ें वो सीख लेते हैं, अपने परिवार, अपने वातावरण, अपने आसपास के जो वातावरण रहता है, अपने माता पिता, इनसे बहुत सी चीज़ें वो सीख कर आते हैं। तो उनका हमें किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, पूछा है। उनकी समझ को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना, नहीं, गलत। ऐसे मानकीकृत स्कूल पाठ्यक्रम, मैंने बताया था मानकीकृत पाठ्यक्रम हमेशा गलत ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन सी, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए समझ को महत्व दे, सही बात है, उनकी समझ को महत्व दे ताकि उनका ज्ञान आगे बढ़े। अगला है हमारा अभिकथन, स्कूलों को अधिगम के भावनात्मक पक्ष को अनदेखा करना चाहिए, यह गलत हो जाएगा। भावनात्मक पक्ष, सीखने के भावनात्मक पक्ष को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कारण क्या दिया हुआ है? भावनाएं और अनुभूति संबंधित नहीं है, यह भी गलत है, दोनों संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर, दोनों गलत है। अगला है, शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को खालिस्तान के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रतियोगिता, मैंने बताया था प्रतियोगिता कुछ मामलों में सही हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो तो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जो छात्र कमजोर होते हैं या मध्यम बुद्धि वाले होते हैं वो प्रतियोगिता से क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव, निष्क्रिय हो जाते हैं। रटकर याद करना हमारा कभी आंसर रहेगा नहीं। और निष्क्रिय ज्ञान भी आंसर नहीं रहेगा। निष्क्रिय लगा है तो अगर पॉजिटिव चीज पूछी हो तो जो नेगेटिव विकल्प हमें हटा देने हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्वतंत्र सोच। आखिरी प्रश्न है हमारा, अधिगम की सुविधा निम्नलिखित द्वारा दी जा सकती है। क्षमता के इकाई दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, कार्य के उद्देश्यों को शिक्षार्थियों के साथ साझा न करें, नकारात्मक हो गया। छात्रों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से, गलत। चिंतन के अवसर प्रदान करना, तो क्या अधिगम की सुविधा, इसका आंसर हो जाएगा चिंतन के अवसर प्रदान करना, ताकि छात्र स्वयं चिंतन कर सकें और सीख सकें। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे की वीडियो में हम जो बाकी के बचे हुए सीटेट के प्रश्न हैं उनको देखेंगे, जो कि बाल विकास में अभी तक आए हुए हैं। इसके बाद आगे की सीरीज में हम गणित के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न और अन्य सब्जेक्टों के प्रश्नों को भी देखेंगे। क्या होता है सीटेट में लगभग आप
इतना यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हल करके चले जाएंगे तो आप 90 नंबर आराम से स्कोर कर देंगे। 15 से 18 क्वेश्चन आपके बाल विकास में रिपीट होने को मिल सकते हैं। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।